नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, आज हम करने वाले हैं साइंस गाला पेपर सेक्शन डी। पेपर 6 जो है वो साइंस का सेक्शन डी। और यहाँ पे इस सेक्शन के साथ हमारा गाला का पूरा पेपर जो है सॉल्यूशन वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद, इसमें मैंने आपसे पहले ही प्रॉमिस किया था कि एक बार गाला फिनिश हो जाएगा उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा वो सीरीज बनाऊंगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से आ सकते हैं एज वेल एज डायग्राम्स जो है वो इजी तरीके से सिखाना है वो मैं आपको बताती जाऊंगी। तो ये तो हमने अभी गाला खत्म किया हुआ है, बिकॉज सी गाला करेंगे तो हम 50% जितना आराम से ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें अगर हमारा टारगेट 90% है तो गाला इज नॉट इनफ। ओके, तो हमें कुछ क्वेश्चंस और भी करने होंगे, तो मैं आपको इस सीरीज में वो चीज बताती जाऊंगी। सो डू फॉलो मी, डू सब्सक्राइब मी फॉर दिस। चलिए, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करके हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी यहाँ पर। तो सेक्शन डी में यहाँ पे 4 मार्क का है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन 4 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड गिविंग इक्वेशंस। ठीक है, तो 4 केमिकल प्रॉपर्टीज है। अब सबसे पहला जो है वो ये रहा, दैट एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल। ठीक है, एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू गिव हाइड्रोजन। ओके, इस तरीके से एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस H2। ओके, हाइड्रोजन। तो आपको ये एग्जांपल दिया हुआ है Zn प्लस। अब ये जो है ना, इसको थोड़ा देख लेना, H2SO4 इस तरीके से। ठीक है ना बच्चों, और ये ZnSO4 और ये हो गया H2। तो ऊपर जहां पर भी आपको 2 नजर आ रहा है वो आपको सबस्क्रिप्ट में, मतलब नीचे की तरह लिखना है। सेकंड रिएक्शन किस तरीके से, एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसका रिएक्शन कैसे बनेगा, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब जिसके अंदर CO3 अवेलेबल होगा, तो इसमें आपको सॉल्ट मिलेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव होगा प्लस वाटर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे NHCO3। अब इसका सेम एग्जांपल Na2CO3 के साथ भी लिख सकते हैं। Na2CO3 और HCl के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो आपको सेम चीज मिल जाएगी, NaCl प्लस CO2। ठीक है, और क्या मिलेगा यहाँ पे, Na जो है वो Na2। ओके, तो हम बैलेंस भी साथ साथ कर लेते हैं। सो यहाँ पे 2 आ गया। ओके, यहाँ पे Cl के यहाँ पे 2 आ गया। ओके, CO3 और क्या मिल जाएगा हमें, H2O। तो आपको मिलेगा सब कुछ सेम। ठीक है, थोड़ा बैलेंसिंग देख लेना। ओके, नाउ थर्ड, एसिड रिएक्ट्स विथ बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। और फोर्थ रिएक्शन जो है वो है आपके पास, एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड आप रिएक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट हाउ इज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिसाइडेड। एंड सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन द स्टॉपिंग डीके ऑफ टीथ। अब एसिड और बेस का स्ट्रेंथ जो है वो H प्लस आयन से डिसाइड होता है, और जो बेस होगा उसका OH माइनस आयन से डिसाइड होगा। अगर हम लोग अगर हम लोग 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, मतलब 1 मोल अगर हम लेते हैं एसिड को, उसको 1 लीटर पानी में जब डिजोल्व करेंगे तो उसको हम 1 मोलार कहते हैं। तो हमारे पास HCl एसिटिक एसिड जैसी चीजें बन जाएगी। अब वो एसिड जो सबसे ज्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। ठीक है, अब इस केस में HCl जो है वो ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करता है, इसके लिए HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और एसिटिक एसिड जो है वो वीक एसिड है। ठीक है, सिमिलरली हम लोग बेस में जा सकते हैं। ओके, तो आप बेस में जैसे कि आप ले लो NH4OH और NaOH ले लो। ठीक है, आप अगर इसके 1 मोलार को पानी में डिजोल्व करोगे तो आप देखोगे कि OH का जो अमाउंट है, ठीक है, OH माइनस जो अमाउंट है वो NaOH में ज्यादा निकलता है कंपैरिजन टू NH4OH में। तो इसके लिए ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया और वो वीक बेस। ठीक है, अब पीएच का इंपॉर्टेंस क्या है टूथ डिके में, मतलब कि जब हमारे दांत सड़ना शुरू हो जाते हैं तो हमारे जो दांत होते हैं ना, उसकी जो बाहर की लेयर होती है वो कैल्शियम फॉस्फेट से मिलके बनती है। ये लेयर जो है वो पानी से डिजोल्व नहीं होती, इसके लिए हम जो ब्रश व्रश करते हैं वगैरह तो कुछ होता ही नहीं है ना, पानी से डिजोल्व नहीं होती है। हाँ, बट ये है कि इसकी जो पीएच वैल्यू है हमारे माउथ का वो लेस देन 5.5 अगर हो जाता है तो उस हिसाब से हमारा जो माउथ है उसके अंदर एसिड बनना शुरू हो जाएगा, और वो एसिड जो है वो धीरे धीरे दांत को
सराएगा। ओके, मतलब दांत सड़ना शुरू करेगा। दैट मीन्स कि जब हम खाना खाते हैं तो बैक्टीरिया जो है वो फूड पार्टिकल को तो डाइजेस्ट करेगा ही। ओके, बट अगर हम ब्रश नहीं करते और उसको अगर हम लोग अल्कलाइन मीडियम से कन्वर्ट नहीं करते तो फिर वो एसिड बनना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से जो दांत होते हैं वो कैविटीज वगैरह आना शुरू हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? What is functional group? State 4 functional groups and give 2 examples of each. तो functional group क्या होता है? कोई भी एटम या तो ग्रुप ऑफ एटम्स अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ अटैच हो जाते हैं तो उनको हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, जिसमें से उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में वो काफी बदलाव लेके आते हैं। तो यहाँ पे आपको लिस्ट है, ठीक है। अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 4 मेन हम यूज करते हैं। हेलोजन को कोई कंसिडर करता है, कोई नहीं करता है, इसके लिए इसको भी मैंने कंसिडर नहीं किया है यहाँ पर। ओके, तो अब उसका फॉर्मूला, अल्कोहल का OH, एल्डिहाइड का क्या होता है CHO, सिंपल में लिखें तो UCHO, अदरवाइज इस तरीके से। कीटोन क्या होता है CO, आगे पीछे डैश, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है COOH, ये डैश। तो मैंने देखो यहाँ पे अल्कोहल का दिया हुआ है मिथेनॉल, इथेनॉल और फॉर्मूला भी लिख दिए, एल्डिहाइड, कीटोन और साथ ही साथ, ठीक है, थोड़ा ऊपर कर दूं, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लेना प्लीज। ठीक है, तो ये आपका प्रोपेनोइक एसिड का ये वाला है ना, ये वाला उसका है प्रोपेनोइक एसिड का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 37 क्वेश्चन, what are life processes? Explain the important life processes which are needed for the living beings. अब लाइफ प्रोसेसेस का मतलब ये होता है कि हमें सर्वाइवल के लिए, ठीक है, जिंदा रहने के लिए हमारी बॉडी या हम लोग जो काम करते हैं उसको हम लोग लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। या तो अपनी बॉडी के अंदर मेंटेनेंस बनाए रखना, ठीक है। अब मेंटेनेंस मतलब कि ग्रोथ के अंदर कितनी एनर्जी चाहिए ना, हमारे सेल्स जो है वो रिप्लेस करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब जो मेन लाइफ प्रोसेस होते हैं वो 7 होते हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट और रिप्रोडक्शन। अब कहा है कि एक्सप्लेन करो, ठीक है, इन्होंने बोला ना एक्सप्लेन, तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने। तो न्यूट्रिशन मतलब अब आपको पता है खाना खाना, ठीक है, तो न्यूट्रिशन खाना खाएंगे, फूड कंज्यूम करेंगे तो उसमें से एनर्जी निकलेगी, ठीक है, तो वो अपन यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। रेस्पिरेशन, अब रेस्पिरेशन मतलब कि ऑक्सीजन को इनहेल करना, ठीक है, बाहर से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, वो क्यों करते हैं, ताकि हम जो खाना खा रहे हैं उसको वो ब्रेक डाउन कर पाए, ठीक है, तो उसको हम रेस्पिरेशन प्रोसेस में ले लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, जो खाना खाया हुआ है उसको पूरी बॉडीज में, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, खाने को ट्रांसपोर्ट करना, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। एक्सक्रीशन, जो वेस्ट मटेरियल हो जाता है उसको बॉडी से बाहर निकालना, दैट इज एक्सक्रीशन। कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, हमारे जो मूवमेंट्स होते हैं, हम अगर चलते हैं तो हमारे हाथ भी साथ में मूव करते हैं, तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पॉइंट है, तो हमारी बॉडी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके वर्क करती है। मूवमेंट, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ शेल्टर, फूड एंड मेनी मोर थिंग्स। एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है, जिसके अंदर आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, जो हमारे स्पीशीज को जिंदा रखने में हेल्प करता है ना। अब अगर लाइफ प्रोसेस की जो सर्वाइवल की बात करूँ ना बेटा, स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो सर्वाइवल की, तो स्टार्टिंग में 4 आते हैं। ओके, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ये मेन 4 है। कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, हाँ वो भी है। रिप्रोडक्शन जो है वो सर्वाइवल में, अगर आप कोई बच्चे से मुझे कमेंट भी कर सकते हैं मैम रिप्रोडक्शन क्यों लिख रहे हो, कि वो सर्वाइवल में इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बात तो फैक्ट है, ठीक है। अगर कोई एनिमल अगर बच्चा पैदा नहीं करेगा इसका मतलब ये नहीं कि वो मर जाएगा, ठीक है, वो जिंदगी जी सकता है अपना, तो वो एक कंसिडर नहीं होता, बट फिर भी लाइफ प्रोसेस में ये सातों के सातों, ठीक है, आप देख सकते हैं ये सातों के सातों प्रोसेस को मेन कहा गया, इसके लिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। चलिए नाउ नेक्स्ट 36, व्हाट इज फार साइटेडनेस, मतलब कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, कैसे इसको करेक्ट करेंगे, और डिफरेंस बताना है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के बीच में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब लेंस जो है वो उतना थिक नहीं हो पाता है जितना हमें चाहिए, ठीक है, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया मतलब क्या होता है कि दूर देखना। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर हम लोगों का, सॉरी, हाइपरमेट्रोपिया मतलब कि नजदीक में देखना, सॉरी, ठीक है, तो इसके लिए हमारा जो लेंस है वो कैसा थिक होना चाहिए, ठीक है, इसके लिए आप नजदीक के बुक्स वगैरह रीड कर पाओगे, टीवी देख पाओगे इस तरीके से। तो अगर वो नहीं हो पाता है, इसका मतलब ये है कि जो फोकस है वो रेटिना के पीछे की तरफ जा रहा है, आप देख सकते हो फोकस रेटिना के पीछे की तरफ जाता है, तो इसके लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं ताकि फोकस जो है रेटिना की तरफ उन पॉइंट्स को लेके और वहां पे इमेज बने, ठीक है, तो पूरा इसके अंदर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अब इन्होंने सिर्फ 2 पॉइंट्स बोली, मैंने 3 दे दी, आपको जो इजी लगते हैं आप लिख देना, पहला वाला तो इजी है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको। अब इसके अंदर जो नजदीक के ऑब्जेक्ट्स है वो ब्लर नजर आते हैं, और इसके अंदर जो दूर के ऑब्जेक्ट्स है वो ब्लर नजर आते हैं, ये हो गया
नियर साइटेडनेस वाला, ठीक है। इसको हम लोग करेक्ट लाइक इट अकर्स ड्यू टू द फ्लैट कॉर्निया, यहाँ पे जो कॉर्निया है वो फ्लैट हो जाता है, और यहाँ पे जो होता है इमेज जो है वो रेटिना के आगे बनता है, नॉट ऑन द रेटिना, ठीक है। यहाँ पे रेटिना के पीछे बनता है। द इमेज फॉर्म्ड इज बिहाइंड द रेटिना, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट 39, एक्सप्लेन डायरेक्ट करंट डीसी एंड इनडायरेक्ट अल्टरनेटिंग करंट एसी, स्टेट डिफरेंस बिटवीन देम। तो अब एक डायरेक्ट करंट ये फिगर आपको दिया है और ये एसी करंट, ठीक है। अब डायरेक्ट करंट जो है उसको डीसी कहते हैं, जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बैटरी के अंदर जो करंट है वो फिक्स डायरेक्शन में फ्लो करेगा, लाइक फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव, है ना, इस तरीके से रहता है ना। तो हेंस जो करंट ऑब्टेन होगा, लाइक बैटरी हो गए, जनरेटर्स हो गए, उसको हम कहेंगे डीसी करंट। डीसी करंट में वोल्टेज और करंट हमेशा सेम रहता है। जैसे अगर आपने रिमोट के अंदर 2.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट की बैटरी लगाई है, तो वोल्टेज उतना ही, तो करंट भी उसके हिसाब से आएगा, ठीक है, उससे ज़्यादा तो आएगा नहीं। ओके, तो फोन, वॉच, लैपटॉप, इनमें जो भी बैटरी लगाई जाती है वो डीसी करंट देती है। एसी करंट जो होता है अपना डायरेक्शन चेंज करता है इक्वल इंटरवल्स पे, ठीक है, लाइक 2-2 सेकंड का गैप हो गया है व्हाटएवर, और यहाँ पर वोल्टेज और करंट दोनों चेंज होते रहते हैं, ठीक है। उनके डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स भी चेंज होते रहते हैं। तो हमारी कंट्री में एसी वोल्टेज जो है वो 220 वोल्टेज है, जिसमें 50 हर्ट्ज जितना हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फैन, स्विच, टीवी, रेफ्रिजरेटर, ये जो भी कनेक्टेड होते हैं वो एसी करंट से कनेक्टेड होते हैं। डिफरेंस पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन में इन लोगों ने, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन देम। तो ये रहा डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। कितने करने हैं वो पॉइंट्स नहीं पता है, इसके लिए मुझे जितने लगे मैंने आपको चार्ज दे दिए। ओके, नाउ इस सेक्शन का द लास्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है 39 का, और दैट इज what is a solenoid? State the characteristics of a magnetic field produced by the solenoid, और फिगर बनाना है, ठीक है। तो जब एक लॉन्ग मेटल वायर को हम लोग काफी बार टर्न कर लेते हैं एक सिलेंडर के स्ट्रक्चर के ऊपर, तो वो सोलिनॉइड बन जाता है। ओके, तो सोलिनॉइड को अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे सर्किट के साथ, नीचे डायग्राम दिया है मैंने, तो जितने ज्यादा टर्न आप करेंगे उतना ही सोलिनॉइड जो है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये पूरा मैंने उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ये रहा फिगर। ओके, तो जैसे आपने देखा है कि ये एक ये एक सॉलिड चीज है सिलेंडर, और उसके ऊपर मैंने वायर को पूरा यूं लपेट लिया, और जब इसको सर्किट के साथ, ये रहा सर्किट के साथ जब आप उसको कनेक्ट करेंगे तो इस तरीके से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक कनेक्शन के बाद ये मैग्नेटिक फील्ड रेज करेगा और ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, बार मैग्नेट की तरह, ठीक है, इस तरीके से। तो ये पूरा उसका आंसर है। इसके लिए इन मैग्नेट्स को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे बिहेव एज अ टेम्पररी मैग्नेट, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बंद कर लोगे तो ये सोलेनॉइड जो है वो सिंपल एक स्ट्रक्चर की तरह रह जाएगा, कुछ बिहेव नहीं करेगा, ठीक है। तो टेम्पररी मैग्नेट इसके लिए इसके कहा जाता है, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पर हम लोगों ने सेक्शन डी ऑफ पेपर 6 फिनिश कर लिया। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, और एज यू नो कि मैंने काफ़ी इजी तरीके के आंसर्स ढूंढ ढूंढ के आपको लिखवाए हैं। तो यहाँ पे आपका गाला, साइंस गाला पेपर्स कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ कहना है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ सजेशन हो तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए। मैं वो कमेंट्स देखूंगी, कहाँ पे मुझे चेंजेस लगेंगे मैं ज़रूर करूंगी, और आपके कुछ सजेशन है, मतलब कि कुछ भी आपको और इसके अलावा मटेरियल चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बना के प्रोवाइड कर दूंगी वो वीडियो अपलोड करके। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, वीडियो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल पे नए हैं, और बहुत बहुत जम के मेहनत कीजिएगा बच्चों। एंड जैसे रिजल्ट आए ना, जो दूर है अभी तो जैसे रिजल्ट आए ये चैनल को भूलना मत, ओके। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा जब आप मुझे अपनी रिजल्ट्स बताएंगे। मुझे लगा कि मेरी मेहनत जो है वो कामयाब हुई, और बच्चों को इजीली सब कुछ मटेरियल मिल गया, तो खुशी होगी। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेपर के साथ, नेक्स्ट सब्जेक्ट के पेपर के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।